नमस्कार। सामुदायिक अधिकारों और वन शासन से संबंधित इस कोर्स के तीसरे मॉड्यूल के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस पाठ्यक्रम के आरंभ में एक महत्वपूर्ण समस्या जिसकी हमने पहचान की थी वह थी कि वन विभाग के कार्य करने के तरीकों को समझना या वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कानून या वन भूमि के डायवर्जन से संबंधित कानून या वन अधिकार से संबंधित कानूनों की गहरी समझ होना ही पर्याप्त नहीं है। वनवासी समुदायों के हितों की संरक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इन सभी लागू होने वाले कानूनों में से किसी एक कानून की गहन जानकारी होने की तुलना में यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सभी अलग अलग कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी हो। किसी वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए डायवर्जन की स्थिति हो अथवा वन्य जीवों के लिए किसी वन्य भूमि पर अलंघनीय स्थान की स्थापना करने से संबंधित स्थिति हो, आपको समुदायों के हितों की प्रभावी संरक्षा करने और आगे बढ़ाने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह आपके पास पहले से ही है। इस लेक्चर में आप उस ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए कुछ कौशल और व्यवहार को सीखेंगे। हमने इस पाठ्यक्रम में जिन नियमों और प्रक्रियाओं को जाना है उससे आपको उन स्थितियों की पहचान करने में मदद मिलेगी जहां पर आपको कदम उठाने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए इस बात की समझ होने के साथ साथ कि किस प्रकार से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया काम करती है, आपको उन प्रशासनिक प्रक्रियाओं में होने वाले सभी परिवर्तनों को भी जानने की आवश्यकता होगी। आपको कानूनी प्रक्रिया को ट्रैक करना होगा और इस बात के प्रति जागरूक रहना होगा कि प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में क्या हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है इसे उस समस्या जिसका आप समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स कहाँ हैं, उन रिकॉर्ड्स का संग्रहण, यह पता लगाना कि किसी ने इस संदर्भ में इससे पहले कुछ किया है तथा उन रिकॉर्ड्स को बोर्ड के समक्ष रखना को समझने में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि संभव है कि आपको हर काम शुरू से ना करना पड़े। इस प्रकार उन रिकॉर्ड्स का संग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम ज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो उसके क्योंकि ये लड़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपको कानून जो लड़ाई लड़ना है एक लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों के तहत और एक हमारी ही चुनी हुई सरकारों से, और उन सरकारों के द्वारा जिनको मुनाफा पहुंच रहा है कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट भी है। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने अधिकारों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि जिस मुद्दे पे मैं संघर्ष में हूँ, मैं आंदोलन में हूँ, उस मुद्दे के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मदद कर सकते हैं, कौन कौन से नियम और कानून हैं जो हमें मदद पहुंचाएंगे, उनकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जब हम बात करते हैं, अधिकतर जब हंसदेव का ही मैं एक उदाहरण देके कहना चाहता हूं कि कई बार हम आंदोलन में तब पहुंचते हैं जब सारी प्रक्रिया हो जाती हैं और उसके बाद हम वहां पे विरोध करते हैं। मुझे लगता है तब लड़ाई थोड़ी कठिन होती है। लेकिन यदि हम पहले से ही प्रक्रियाओं को, जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम परसा कोल ब्लॉक की बात या पतुरिया गिदमुड़ी में जो हंसदेव के लोग लड़ रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वहाँ पर देखेंगे कि लोग हर स्तर पे अपनी बात को रख रहे हैं। जितना वो जमीन पे मौखिक रूप से बोल रहे हैं उतना ही दस्तावेजों के तहत वो अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप सिर्फ वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें खदान नहीं चाहिए, ये कहने से नहीं चलेगा, या सिर्फ रैली और मोर्चा से नहीं चलेगा, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ वो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं में आपत्ति लगा रहे हैं और आपत्ति बाकायदा व्यवस्थित रूप से कानूनों का इस्तेमाल के तहत, चाहे वो पैसा कानून हो, चाहे वो वन अधिकार हो, 5वीं अनुसूचित, तमाम कानूनों का। पर्यावरणीय स्वीकृति की जब प्रक्रिया चलती है तो वो जनसुनवाई के पहले से शुरू लेके जनसुनवाई और जनसुनवाई के बाद ईएसी कमेटी में प्रस्ताव जाने तक लगातार वो लोग लिखते हैं, लगातार अपनी बात को पहुंचाते हैं कि क्यों इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। और कई ऐसे उदाहरण हैं, परसा ईस्ट केतेवासन एक उदाहरण है जहां पे
तो खनन के जो पूर्व में जो खदान है पलसई स्टिकेटेवासन, उसके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पे लोगों की जो नॉन कंप्लायंस के जो मुद्दे लोगों ने ईएसी कमेटी के समक्ष उठाए, उस पर ईएसी ने संज्ञान लिया और उसके एक्सपेंशन को 2 सालों तक रोक के रखा और उसके आधार पे पलसा कोल ब्लॉक को भी करीब 2 साल तक रोक के रखा। तो मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण। इसी तरीके से वन स्वीकृति की प्रक्रिया हम देखते ही नहीं है। वन स्वीकृति जब वन भूमि का डाइवर्जन हो जाता है उसके बाद हम बोलते हैं कि हम जंगल कटने नहीं देंगे। वन भूमि के डाइवर्जन में पहले से ही अधिकारों का इस्तेमाल, नोडल अधिकारी के पास प्रपोजल है, डीएफओ ने क्या रिपोर्ट दी है, राज्य सरकार क्या रिकमेंडेशन कर रहा है, वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी हुई कि नहीं, राज्य सरकार की रिकमेंडेशन के बाद जब एफएसी के पास प्रपोजल गया है वहां आप अपनी बात लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं, ये लगातार। तो मुझे लगता है कि हर प्रक्रिया में दखल करना, चाहे वो एफसी की हो, चाहे वो पर्यावरणीय स्वीकृति की हो, वो भूमि अधिग्रहण की हो, यहाँ तक कि राज्य माइनिंग लीज पे भी दखल देनी चाहिए। और हसदेव के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से, और इसीलिए हसदेव के इलाके को बहुत लंबे समय से लड़े हैं और बचा के रखे हैं। इस प्रकार मेरा यह कहना है कि कुछ ऐसे संस्थान हैं जहां पर कानून, प्रशासनिक प्रक्रियाओं या परियोजनाओं से संबंधित ज्ञान समाचार पत्रों आदि के लिए कम से कम ऐसे लोगों के लिए पहुंचता है जो इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन वास्तव में अधिकांश स्थानों पर इस जानकारी को अग्र सक्रियता से प्रदान नहीं किया जाता, या फिर व्यवस्थाएं जिनके द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाता है वे बहुत ही सीमित है। विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में तो सुनिश्चित रूप से ऐसा ही है। यह संभवतः एक तीसरा कारण भी हो सकता है, जो यह है कि इसे रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन वास्तव में आप उन रिपोर्टों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि संख्याओं आदि के कारण समस्याएं होती है। इस कारण मेरे विचार से किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में इस बारे में भली भांति जानकारी होनी चाहिए कि क्या आपके क्षेत्र में सड़क में विस्तार किया जा रहा है, या आपको उस तथ्य को पहले से जानना होगा कि क्या ऐसा होने वाला है। वन विभाग किसी खास क्षेत्र को सुरक्षित करने पर विचार कर रहा हो सकता है यदि कोई प्रस्तावित खनन गतिविधि की संभावना है, या वे यह सोच सकते हैं कि बहुत अधिक अवैध शिकार किया जा रहा है और वे इसे सुरक्षित करना चाहते हैं। इस प्रकार समुदायों को किसी शोध या स्थानीय संगठन के समर्थन से अपने आप को उस क्षेत्र में किसी हस्तक्षेप के लिए तैयार करना शुरू करने की आवश्यकता होगी, जिसमें संरक्षण का दृष्टिकोण, उत्पादन वानिकी दृष्टिकोण या डाइवर्जन या अधिग्रहण का दृष्टिकोण शामिल हो सकता है। और इनमें से प्रत्येक जानकारी सौभाग्य से या दुर्भाग्य से पूरी तरह से भिन्न भिन्न सरकारी कार्यालयों में फैली हो सकती है। इनमें से कुछ जानकारी जिला कलेक्टर के कार्यालय, कुछ जानकारी वन विभाग के कार्यालय, कुछ जनजाति कार्यालय, कुछ उद्योग कार्यालय में उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि यहीं पर लोग अक्सर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि वे क्या करने जा रहे हैं। इस प्रकार अग्रिम रूप से इस जानकारी को एकत्र करना शुरू करने के लिए किसी पहलू के बारे में यह अनुपालन कौन से है जो विगत काल में हुए हैं और कोई कार्य जिसे भविष्य में किया जाता है, लोक निर्माण विभाग, सड़क निर्माण विभाग आदि, क्या यह सभी कोयला ट्रकों के गुजरने के लिए वैकल्पिक मार्ग है और यह वास्तव में वाणिज्यिक वाहनों के लिए है अथवा क्या यात्रियों के लिए है। यह पता लगाना कि क्षेत्रों में कौन सी रेलवे लाइन बिछाई जाने वाली है, इस प्रकार हमें यह पसंद हो अथवा नहीं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इनमें से कुछ प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी कुछ अधिक अग्र सक्रिय होनी चाहिए, क्योंकि फिर चाहे वास्तव में कानून में आपके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए उपबंध क्यों न किए गए हो, इस बात में बहुत अधिक अंतर होता है कि किताबों में क्या लिखा है और वास्तव में होता क्या है। उदाहरण के लिए समुद्र तट के संबंध में एक परिदृश्य पर विचार करते हैं जिसमें लोग यह सोचेंगे कि पतंग के निर्माण के लिए किसी वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी। लोगों की कल्पना में वन बहुत अधिक अलग स्थान रखते हैं, जिसमें किसी तटीय क्षेत्र में वास्तव में वन भूमि शामिल हो सकती है, लेकिन ऐसे स्पष्ट उदाहरण रहे हैं जिनमें ग्राम पंचायत को थोड़ी बहुत यह जानकारी थी कि उस क्षेत्र में एक पतंग परियोजना की स्थापना की जा रही है।
परंपरागत रूप से किसी भी देश के पश्चिमी तट पर मैंग्रोव क्षेत्र का इस्तेमाल पशुओं को चराने के लिए किया जाता है और पशु चराना अधिकांश तौर पर राजस्व भूमि पर की जाने वाली गतिविधि के रूप में देखा जाता है। लेकिन कुछ मामलों में भूमि को मैंग्रोव वनों के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर विशेष रूप से केमन्यू प्रजाति द्वारा चराई की जाती है तथा इस बात की संभावना है कि किसी खास पत्तन का निर्माण किया जाने वाला है। आपको पहली बार इसकी जानकारी 2006 में मिलनी शुरू होती है और उन मैंग्रोव वनों में अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की क्या प्रक्रिया है, क्योंकि कानून द्वारा वन भूमि का उल्लेख किया गया है जिसमें स्टैंडिंग फॉरेस्ट, सिटिंग फॉरेस्ट, डिग्रेड फॉरेस्ट का उल्लेख नहीं किया गया। इस प्रकार उन्हें पता लगा कि सरकार द्वारा वास्तव में कभी प्रक्रिया को शुरू ही नहीं किया गया था। पंचायत कार्यालय, इसमें अति सक्रिय सरपंच थे, द्वारा सभी पड़ोसी गांवों को इकट्ठा करने का फैसला किया और उनमें से सभी किसी न किसी रूप से वन भूमि पर निर्भर थे। वे सभी एकजुट हुए और वास्तव में उन्होंने एक समुदाय वन अधिकार दावा किया और फिर उन्होंने यह कहने के लिए फॉलोअप जारी रखा कि आप सत्यापन के लिए आए, जिला स्तर के अधिकारियों को मुलाकात के लिए आने के लिए कहते रहे। एक निरीक्षण भी किया गया और इसमें उनके लिए निरंतर फॉलोअप के लिए तय किया गया, यह कहने के लिए वहाँ अधिकार लंबित है, उनकी पहचान की गई अथवा नहीं और सरकारी फाइलों में नौकरशाही प्रक्रिया क्या है, ऐसा करते रहे। इसी के साथ उनमें वन डाइवर्जन की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए फॉलोअप करना था। वन डाइवर्जन के लिए फाइलों को इधर उधर भेजा जाना जारी रखा गया और उस परियोजना के विस्तार के लिए पर्यावरणीय मंजूरी हेतु फाइलों पर कार्रवाई जारी थी। वास्तव में आपको जो कुछ ऑनलाइन हो रहा है उसको ट्रैक करना है और अन्य सभी बातों को शोध समूहों या अन्य उस क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओस की सहायता के माध्यम से अन्य बातों को ट्रैक करना है या वास्तव में यह जानकारी प्राप्त करनी है कि कौन सा विभाग कौन से कानून को फॉलो कर रहा है। इसलिए यदि आपको वन संरक्षण अधिनियम से संबंधित स्थल जांचों को संबंधित जानकारी चाहिए तो आरटीआई दायर करें या आपके क्षेत्र के समीपवर्ती वन विभाग के कार्यालय में जाएं। यदि आप सही प्रक्रिया की स्थिति को जानना चाहते हैं या आपके द्वारा पहले से ही दायर दावों को जानना चाहते हैं तो आप जिला कलेक्टर के कार्यालय में की गई कार्रवाई आरटीआई फाइल कर सकते हैं। समान रूप से यदि आप यह जानना चाहते हैं कि क्या वन विभाग के वन्यजीव विंग ने इसके बारे में अपने रिकॉर्ड में कुछ रिकॉर्ड किया है तो आपको वन्यजीव विंग में जाना होगा और यह पूछना होगा कि क्या क्षेत्र में कोई वन्यजीव है जिसे रिकॉर्ड किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कोई प्रक्रिया जारी है और अंतिम वन डाइवर्जन को अनुमोदित नहीं किया गया है। सरपंच और दूसरे गांव के अन्य छोटे समूह कागजातों पर यह जानने के लिए विचार कर रहे हैं कि इसमें विकल्प कहाँ मौजूद है, क्योंकि उनके अनेक विकल्पों में अनिवार्य सार्वजनिक हस्तक्षेप नहीं होगा। आपके क्षेत्र में वनों के उपयोग के संबंध में होने वाले प्रशासनिक कार्यों के संबंध में स्वयं को अप टू डेट रखने के लिए आपको उन संबंधित सरकारी कार्यालयों को जानने की आवश्यकता होगी जिन्हें विभिन्न कानूनों और कानूनी प्रक्रियाओं जिन्हें हमने पढ़ा है के अंतर्गत विशिष्ट कार्य दिए गए हैं। उदाहरण के लिए वनों को गैर वन उद्देश्यों के लिए डाइवर्ट करने के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में यह विशिष्ट कार्य निर्धारित किए गए हैं जो जिला कलेक्टर के कार्यालय, राज्य सरकार के वन्यजीव विभाग तथा केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के कार्यालय को अवश्य ही करने होंगे। इस प्रकार किसी भी डाइवर्जन के संबंध में प्रशासनिक गतिविधियों के संबंध में स्वयं को सूचित रखने के लिए आपको यह ट्रैक रखना होगा कि इन कार्यालयों में क्या किया जा रहा है और अति सक्रिय रूप से आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसके लिए
नौकरशाहों के साथ आपको कुछ आपसी संपर्क रखना होगा। प्रशासन और सरकार के साथ डीलिंग करने में बहुत अधिक गहन अनुभव मौजूद है, इसलिए जो कुछ मैं कहने जा रही हूँ वह कोई नुस्खा की तरह नहीं है या कोई भी ऐसी बातें नहीं हैं जिनसे आपको सही नतीजा प्राप्त होगा। लेकिन सरकारों के साथ आपसी संपर्क के संबंध में कुछ बातें हैं जिन्हें दिमाग में रखना अक्सर उपयोगी साबित होता है। सबसे पहले आपको स्वयं को तैयार करना होगा ताकि जिस सरकारी कार्यालय में आप जा रहे हैं या वही सरकारी कार्यालय है जहां से आपको सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। वन कार्यालय से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है और इसे प्राप्त करने के लिए यदि आप जनजातीय कार्यालय में नहीं जाते हैं तो यह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण बात साबित होगी। कभी कभी हम सभी समस्याओं के लिए किसी खास कार्यालय में जाते हैं जबकि इसका समाधान किसी दूसरे कार्यालय में होता है। इसलिए हर किसी के लिए सबसे पहली बात तो यह समझना है कि जब सरकार के साथ आपसे संपर्क कर रहे हैं तो आपकी चर्चाओं से संबंधित कार्यालय हो, लेकिन चर्चा के अंत में आपको यह बताया जा सकता है कि अच्छा, मैं इस आवेदन को कहीं दूसरी जगह भेज रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा अधिकार नहीं है। आप नहीं चाहेंगे कि आपके साथ भी ऐसा हो। सरकारी कार्यालयों में मुलाकात के लिए जाने और जानकारी के लिए कहने के लिए अलावा आप सूचना के अधिकार के कानून यानी आरटीआई कानून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूचना के अधिकार में मेरा सिर्फ मानना ये है कि टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये होता है कि उसमें भी फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि आपकी ड्राफ्टिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैंने अक्सर ये देखा है कि कई लोगों को एक आवेदन में बहुत सारी सूचना मांग लेते हैं और पता चला वो कई जनसूचना अधिकारी से संबंधित होती है। अब जो जनसूचना अधिकारी है वो उसको पता है तो वो आगे भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा, अपनी दे देगा। तो मुझे लगता है कि सूचना के अधिकार में एक बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको कौन सी सूचना चाहिए है और किस पीआईओ से संबंधित है जनसूचना अधिकारी से, वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि ये ताकि उस जनसूचना अधिकारी को भी जानकारी प्रदान करने में थोड़ी आसानी हो। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है टाइमलाइन का। कई बार होता है कि हम आवेदन लगा के भूल जाते हैं और बोलते हैं और कोई आज आए नहीं। 30 दिन आपका समय है कि 30 दिन के आपको जानकारी मिलना है। 30 दिन में नहीं मिलती तो 30 से 45 के दिन में आपको प्रथम अपील डालना है। प्रथम अपील आपको डालना चाहिए। प्रथम अपील पे कोई निराकरण नहीं होता है तो समय अवधि में आपको द्वितीय अपील डालना चाहिए। जब हम अपील ही नहीं डालेंगे तो फाइनली जो है वो प्रक्रिया रुक जाती है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने आवेदन लगाया और आवेदन के बाद अपील प्रक्रिया करना भूल गए। तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें सूचना के अधिकार में बहुत देखना जरूरी है। पहला, आवेदन बहुत स्पष्ट हो, कौन सी सूचना चाहिए है, किस विभाग से संबंधित हो। यदि आपको विभाग पता है, पीआईओ पता है तो सूचना मिलने में आसानी होगी। लेकिन आपने कहीं भी लगा दिया, फिर उनकी मर्जी के है, वो उसको 6-3 के तहत ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं करेंगे, कब करेंगे, वो टाइमलाइन, ये हालांकि टाइमलाइन है कि 5 दिन में होनी चाहिए लेकिन वो दिक्कत होता है। तो मुझे लग रहा है कि इसको हम जानकारी के साथ आवेदन लगाएं तो सूचना मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि सूचना नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पे उसको अंत तक ले जाना चाहिए, आयोग तक। प्रथम अपील नहीं तो द्वितीय अपील, आयोग तक कहीं ना कहीं ले जाना चाहिए। महत्वपूर्ण आपको उदाहरण देता हूँ। अब भी पिछले 10 दिन पहले मुझे एक अभी आयोग से निर्णय आया। मैंने अपने इलाके में ही हसदेओलन कोल फील्ड के इलाके में एक सूचना मांगी थी वन अधिकार कानून के तहत। मैंने एक आपत्ति लगाई थी कि हमारे जो 12 गांव हैं वहाँ पे वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार नहीं दिया गया। उस पर शिकायत हुई और जो वन विभाग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की सचिव महोदय के यहाँ, विभागीय सचिव के, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई पेंडिंग नहीं है और सब कुछ। तो मैंने सूचना का अधिकार लगाया कि जो प्रतिवेदन बनाया गया है वन विभाग के द्वारा उसकी प्रति उपलब्ध करवाएं। इन्होंने मुझे नहीं करवाया। 30 दिन व्यतीत होने के बाद इनका एक पत्र आया कि भैया आप जानकारी, पैसा दीजिए और जानकारी ले लीजिए। मैं कहा 30 दिन पार हो गए हैं और अब इस जानकारी को आप निःशुल्क उपलब्ध करवाइए। इन्होंने नहीं दी। मैंने प्रथम अपील लगाई। प्रथम अपील में भी निर्णय नहीं दिया। मैंने द्वितीय अपील लगाई। सूचना आयोग में मामला गया और सूचना आयोग का 2 साल, हालांकि देर हुई निश्चित तौर पर, लेकिन 2 साल बाद ये निर्णय आया। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। सूचना आयोग ने कहा कि
जानकारी चूंकि 30 दिन में देने की अवधि है, इसीलिए आवेदनकर्ता को निःशुल्क जानकारी दी जाए। दूसरा आयोग ने कहा कि अपीलीय अधिकारी जो वन विभाग स्थानीय डीएफओ हैं, उन्होंने इस पे निर्णय लेने में विलंब किया और इससे आवेदनकर्ता को मानसिक क्षति हुई और इसीलिए क्षतिपूर्ति के रूप में 500 रुपये का भुगतान इनको किया जाए। तीसरा उन्होंने कहा, अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप समय अवधि में जानकारी दिलवाने के लिए प्रकरणों का निपटारा करिए। तीसरा उन्होंने चौथा कहा कि जनसूचना अधिकारी पे यथोचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो टाइम लगा, मुझे जानकारी भी मिली, निःशुल्क मिली और अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हुई। सो पेशेंस भी आपको थोड़ा रखना होगा, समय अवधि का ध्यान रखें, पेशेंस रखें, सही ड्राफ्टिंग हो, जानकारी आपको मिलेगी। वनवासी लोगों के हितों को आगे बढ़ाने के संबंध में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि आपके पास सहायता नेटवर्क होना चाहिए। इसमें भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, यह निर्धारित करने वाले कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को इकट्ठे पढ़ने और समझने वाले लोगों के समूह शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के सहायता समूह स्थानीय स्तर पर अनिवार्य होते हैं, आपको विशेषज्ञ सहायता की भी आवश्यकता हो सकती है, जो कि आपके क्षेत्र में शायद उपलब्ध न हो। तीसरा, वास्तव में यह निर्धारित करना है कि क्या आप अपने आसपास छोटा सहायता नेटवर्क विकसित कर सकते हैं। कभी कभी यह ज़रूरी नहीं है कि मुद्दों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो ही जाए। क्या कोई ब्लॉक स्तर या जिला स्तर समूह है, या वकील है जो कानून को समझ सकते हैं, या कोई कानूनी कार्यकर्ता जिसके द्वारा इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए कानून का इस्तेमाल किया है, और धीरे धीरे उस नेटवर्क का सृजन किया जा सकता है। और यह आप जो कुछ करना चाहते हैं उस संबंध में तत्काल हस्तक्षेप के लिए नहीं है, अपितु यह दीर्घकालिक कार्य नीति है। जब कहीं कोई अवसंरचना परियोजना या असंरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है, तो आपको सरकार के साथ निरंतर सौदेबाजी करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए इस प्रक्रिया में उस नेटवर्क से आपको वास्तव में इस बारे में सरकार के साथ किस प्रकार से बातचीत की जाए, यह कौशल विकसित करने में सहायता मिल सकती है। कभी कभी वनवासी समुदायों के हितों की संरक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए लोगों के आंदोलन की भी आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि आपको अपने सहायता नेटवर्क का विस्तार करना होगा। तो रहा सवाल है जो वन अधिकार कानून के तहत में हमारे जो आदिवासी हैं, गैर आदिवासी भाइयों को 13 दिसंबर 2005 से पहले जो काबिज था, यानी कि 13 दिसंबर 2005 से पहले काबिज था, जैसे कि आदिवासियों को 2005 से पहले का काबिज होना बताया गया था कानून में, और गैर आदिवासियों को 3 पीढ़ी यानी कि 1930 का निवास होना जरूरी है, तब जाके उनको पट्टा मिलेगा। इसी प्रकार के जो वन अधिकार कानून के तहत में हमारे यहाँ जो प्रोसेस चालू किया गया है हमारे जो ग्राम पंचायत आस पास के गाँव में, कि हम गाँव में वन अधिकार समिति का चयन किया गया था। उस समिति में एसटी, एसी, ओबीसी सभी जातियों की सदस्य था, उसमें महिला सदस्य भी थे। और गांव के ग्राम सभा में इस बात का तय किया गया कि 2005 से पहले जो काबिज है सभी लोग आवेदन फॉर्म गांव के ग्राम सभा में भरकर जमा कर सकते हैं। तो प्राय सभी लोगों ने जमा करना चालू किया। तो जमा करने के बाद उसको एक नजरी नक्शा बनाना पड़ता है, उनको एक नाप देना पड़ता है। तो एक पटवारी था, एक पटवारी के अंदर 15 पंचायत 20 पंचायत आता था। तो पटवारी के पास समय का अभाव, फॉरेस्ट वाले के पास समय का अभाव से हम स्वयं अपने खर्च से पटवारी बुला करके या किसी गांव के जो पढ़ा लिखा है, जो जानकार है, उनके जरिए हम नजरी नक्शा बना करके पूरा फाइल बना करके हम ग्राम सभा में जमा किया गया कर दिए थे। और गांव की ग्राम सभा ने उसको रिमार्क कर दिया कि किसका पात्र है, किसका अपात्र है। स्थल निरीक्षण किसको करना है, गाँव के सभी लोग जा करके स्थल निरीक्षण किए। उसके बाद स्थल निरीक्षण करने के बाद ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की जो फाइल थी ग्राम पंचायत में जमा किया, और ग्राम पंचायत
उनके ऊपर कार्रवाई चालू की। ग्राम पंचायत में जितना कार्रवाई होना था उतना कार्रवाई हुआ। उसके बाद हम खंड स्तर जो उप समिति है, खंड समिति ब्लॉक स्तर या और जिला कमेटी समिति में जमा किया, तब जाके हमको 2008-9 में पहले बार वन अधिकार पट्टा मिला गया। और मेरे पंचायत में 3 चरणों में पट्टा मिला गया है। तब जाके हमारे अथक प्रयास, समिति के अथक प्रयास, ग्राम सभा के अथक प्रयास के बाद में 3 चरणों में जाकर के मेरे यहाँ लगभग 80% लोगों को वन अधिकार की पट्टा मिल चुका है। और समय समय पर इनके संबंध में, क्योंकि फॉरेस्ट विलेज है अपने क्षेत्र में, फॉरेस्ट विलेज में ना फॉरेस्ट वाले ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हम अपने स्तर पे आंदोलन शुरू किया, रोड पे चक्का जाम करना चालू किया। उसके बाद कलेक्टर को आवेदन देना पड़ा, एसडीएम को आवेदन देना पड़ा, फिर डीएफओ को आवेदन देना पड़ा। बार बार ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते ही अपना जो काम हुआ है, आसानी से हमको वन अधिकार जो पत्र है नहीं मिल पाया है। इसमें संघर्ष करना पड़ा, तब जाके हमको मिला है। अभी भी हमारे जो कोर एरिया में जितने भी एफआईआर के तहत में सामुदायिक अधिकार बचा हुआ है, इसके लिए हम आगे भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। आगे भी हम इसको खंड स्तर समिति में जमा कर चुके हैं, लेकिन हमारे जो उस प्रकरण में आज पर्यंत 5-6 साल बीत जाने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संगठन के आने से एक बड़ा उपलब्धि यहाँ जो हुआ कि लोग में जागरूकता हुई कि जो हसदो जो अरण्य ये जो क्षेत्र है, यहाँ एक समिति गठित हुई है जो हसदो अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के नाम से जाना जाता है। और इस लड़ाई को जब हम गांव-गांव में जाके बताया कि नहीं, आपके इस पूरे हसदो के अंदर में 16 जो कोयला खदान है, एक दिन आने वाले समय ऐसा आएगा कि जो है पूरे खदान खुलेगी तो यहाँ के जितने हम रहवासी हैं वो सब उजड़ जाएंगे। तो लोग में एक जो है वो आया उत्साह और मतलब लड़ने के लिए, और पूरे गांव के लोग ही मतलब को सूचना लोग ही दिए कि चलिए हम पूरे इस हसदो के जितने गांव हैं, तो लगभग 40 गांव थे जिस दिन इस समिति का गठन हुआ। तो 40 गांव के लोग आए और पूरे गांव के लोग जो है एक बैठक किए और बैठक में निर्णय किए कि हम इस क्षेत्र में अब कोई खदान नहीं होने देंगे और इसको एक समिति के नाम से हम इसको गठित करते हैं। तो नाम उन्होंने जो आए थे दादा हीरा सिंह मरकाम जी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, उन्होंने नामकरण किया कि नहीं, इस क्षेत्र में हसदो अरण्य है तो इस समिति का नाम भी हम हसदो अरण्य बचाओ संघर्ष समिति रखते हैं। तो सभी ने इस प्रस्ताव को जो है पास किया। हसदो अरण्य संघर्ष समिति का हर माह एक बैठक होता है जिसमें हर गांव से जो किरेदार हैं वो लोग आते हैं। सभी साथी तो नहीं पहुंच पाते हैं और कभी कभी बड़ा जो एक सम्मेलन होता है तो हर गांव से 20-25 लोग आते हैं। और कभी जैसे कुछ निर्णय लेना रहता है तो गांव के जो मुखिया साथी हैं वो लोग आके एक किसी गांव में बैठकर निर्णय लेते हैं। तो ये जो है एक बड़ा उपलब्धि हुआ। जैसे मान के चलिए कि जो खदान का जो पता चला कि आवंटन होने वाला है, तो ये हसदो अरण्य बचाओ संघर्ष समिति एक बैठक आयोजित की और बैठक करके पूरे गांव को इन्होंने कहा कि इस बार हम एक ग्राम जो अभी ग्राम सभा आने वाले हैं, उस ग्राम सभा में सभी लोग एक राय से सहमति करते हैं कि सभी गांव से एक ग्राम सभा से खनन के विरोध में एक प्रस्ताव करेंगे। और 16 ग्राम सभा इस हसदो से जो है कोयला खदान के विरोध में प्रस्ताव किए और इसको जो है इसके प्रतिनिधि एक मंडल जो हसदो अरण्य संघर्ष समिति की टीम है वो जो है दिल्ली में जाके विभिन्न विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन लोग से मुलाकात करके आए कि नहीं, हम जो है इस क्षेत्र में हम रहने वाले कोयला खदान के विरोध करते हैं और यहाँ कोयला खदान नहीं होना चाहिए। ये संदेश हम आपको देने आए हैं कि यहाँ किसी प्रकार की कोई खदान का आवंटन ना किया जाए। और जहाँ जहाँ जिसे मान के चलिए इस क्षेत्र में जो कहना चाहिए प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो जो है थोड़ा एकदम क्या कहना चाहिए कि गांव-गांव में जो दबाव डालते थे उससे लोग आक्रोश होकर जो है एसडीएम कार्यालय में, तहसील कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में अपने अधिकारों को मांग को लेकर के जब धरना प्रदर्शन शुरू जब किए तो आज जो है स्थिति ये है कि हसदो अरण्य में
एक बार कतराते हैं अधिकारी कि अगर हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो ये लोग जो है आके कहीं धरना प्रदर्शन ना कर दें। तो एक थोड़ा माहौल पूरा बना है हसदो का कि यहाँ के जो कर्मचारियों का कि कहीं हम अगर गलती करेंगे तो हमारे ऊपर ये हावी हो जाएंगे। तो एक ये डर है और ये जो है उपलब्धि करना चाहिए हमारे सभी साथियों की सहयोग से ये हुआ है। अभी तक हमने कानून और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की प्रगति के बारे में नवीनतम जानकारी को प्राप्त करने तथा सहायता नेटवर्क होने के महत्व और वन का किसी खास मकसद के लिए उपयोग करने से संबंधित निर्णय से प्रभावित होने वाले लोगों को संगठित करने को विस्तृत रूप से समझने के महत्व को समझा है। समुदाय के सृजन की तुलना में सरकार के साथ परक्रामण और बातचीत करने का कार्य भिन्न है। किसी समुदाय का सृजन करते समय आपको लोगों को एकजुट करने के लिए सामान्य आधार तैयार करने होंगे, लेकिन सरकारी अधिकारियों से मांग करते समय स्पष्ट तथा विशिष्ट जानकारी का अनुरोध करना महत्वपूर्ण है। आपको किसी खास कानून या प्रशासनिक प्रक्रिया के संदर्भ में सरकारी अधिकारी के विशिष्ट कार्य को समझने के लिए अपने कानून के ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा। आपको अपनी मांग को कानून और सिर्फ उस कार्य के अनुसार ही तैयार करना होगा। और इसी के साथ मैं चौथे बिंदु की बात करती हूँ, जो कि आपकी मांग की पूर्ण स्पष्टता है, जो कि बहुत ही मायने रखती है। हम समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम कानून की अपनी जानकारी या आपके विकल्प क्या हैं, इन बातों से यह अवश्य समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी काम को किसी खास तरीके से अवश्य किया जाना चाहिए और क्या कोई उल्लंघन हुआ है, लेकिन अंततः व्यक्तिगत रूप से या किसी पत्र के माध्यम से सरकारी अधिकारी स्पष्ट रूप से उसे स्वीकार करेंगे। यह बात मांग की स्पष्टता पर निर्भर करती है। आप क्या चाहते हैं कि क्या किया जाए, अक्सर यह भी स्पष्ट बात नहीं होती है और मेरे विचार से आपका ज्ञान, विचार, सोच, आपका विस्तारित नेटवर्क और वास्तव में लोगों से इसे समझने में सहायता प्राप्त करना से आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी मांग में स्पष्टता होती है और उस स्पष्टता से आपको भावी बातचीत में सहायता मिल सकती है। फिर चाहे आप किसी बाहरी व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो यह जानना चाहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, या आप वास्तव में मीडिया से बात कर रहे हैं या सरकारी प्राधिकारी से बात कर रहे हैं जो इस बारे में अपने तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप कुछ क्यों करना या ना करना चाहते हैं। मैं क्यों नहीं चाहता कि अधिग्रहण होना चाहिए अथवा नहीं, XYZ अधिग्रहण क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। क्या हम बेहतर रिलोकेशन योजना के विचार कर रहे हैं? क्या हम अधिकारों को मान्यता प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं? हम क्या चाहते हैं कि सरकार को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? बाहर निकलना हमेशा उपयोगी होता है। इसमें 3 विकल्प हो सकते हैं, 4 विकल्प हो सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इन्हें अपने संदेश में स्पष्ट करते हैं। दूसरा, मेरे विचार से अपने आप को वास्तविक रूप से विशिष्ट और संक्षिप्त तर्कों के साथ तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी आपको सरकारी कार्यालय में कई बार बहुत अधिक समय प्राप्त हो सकता है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो कुछ कहना है उसको बहुत ही सटीक संस्करण आपके पास होना चाहिए। ये बहुत अधिक औपचारिक लग सकता है, लेकिन फिर भी संभव है कि आप अपने समस्त बातों या अपने अनुभवों को उस संदेश में शामिल ना कर सकें। लेकिन सरकारी कार्यालय में सीधे तौर पर तथ्यों को प्रस्तुत करना वास्तविक रूप से उपयोगी होता है कि यह समस्या है, मैं यह चाहता हूँ और इस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यदि आपके पास बहुत अधिक समय है तो और अधिक बातों को, प्रभावों को अनुभव के संबंध में और अधिक रूप से समझाया जा सकता है और साथ ही आपके सरकारी कार्यालय के एक भाग के रूप में पास सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट रूप से इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए।
एक और मेरा महत्वपूर्ण सुझाव है जो देखना चाहिए कि अक्सर हमने देखा है कि जब संवाद की स्थिति होती है, क्योंकि आंदोलन में संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सरकार हो, प्रशासनिक अधिकारी हो। संवाद के वक्त मैंने देखा है, हम अपने बहुत सारे अपने बीच के साथी हैं जो कि संवाद में चले जाते हैं लेकिन बहुत स्पष्टताएं नहीं होती। मुझे लगता है कि इस पे भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि जब हम संवाद करने जा रहे हैं तो हमारी मांग बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि हम जिस अधिकारी के पास जा रहे हैं हमारे मुद्दे पे वो सक्षम अधिकारी है कि नहीं। पहला ये देखना चाहिए कि पता चलिए कि हमारा मामला है पानी से संबंधित और हम जा रहे हैं जंगल विभाग के पास, तो मुझे लग रहा है ये देखना पड़ेगा कि जब हम जिस मुद्दे या जिस समस्या के समाधान, तो समस्या की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है और उस समस्या की पहचान के साथ हम क्या मांग कर रहे हैं, उन मांग को कौन सी अथॉरिटी है जो उस मांग को पूरा कर सकता है। तो मुझे लग रहा है ये चयन बहुत जरूरी है कि किस अधिकारी से किस मुद्दे पे आपको बात करना होना चाहिए। तीसरा, जो आप डिमांड पत्र, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम मांग पत्र लिखते हैं तो हम देखते हैं एक पेज में कई ठो डिमांड डाल देंगे, पर ये भी वो अधिकारी भी पढ़ के तो लगता है यार ये मैं किस पे कार्रवाई करूं, एक कागज़ 10 विभागों में तो जाएगा नहीं। मुझे लगता है कि समस्या स्पेसिफिक हो, मांग बहुत स्पेसिफिक हो कि ये मेरी समस्या है और ये समाधान है, और समाधान बिल्कुल साफ तौर पे यदि आपका पत्र में है और उसके साथ यदि आपने सबूत बहुत अच्छे, जिस समस्या को आप दिखाना चाह रहे हैं, उदाहरण के रूप में हम कहते हैं कि हमारे नदी में गंदा पानी आपने छोड़ा है, तो भाई गंदा पानी छोड़ा है तो कौन छोड़ा है, और जिसने छोड़ा है वो उसने क्या नियम अधीन छोड़ा है या नियम विरोध। यदि आपको ये पता है कि इस कंपनी को पानी छोड़ने की अनुमति नहीं थी और उसके बावजूद भी उसने यदि गंदा पानी छोड़ा है तो उसने उस कानून का गलत इस्तेमाल किया है और या उसका पालन नहीं किया, तो हमें अपने पत्र में उन चीज़ों को बहुत अच्छे से लाना चाहिए कि इस कानून का उल्लंघन करके ये वायलेशन हुआ है और इसकी जवाबदेही आपके पास थी रोकने की। तो कहीं ना कहीं वो अधिकारी भी उस पत्र पे कार्रवाई करने के लिए ना सिर्फ बाध्य होता है बल्कि एक उसके लिए भी एक रास्ता खुलता है कि हाँ इस पे कैसे कार्रवाई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तैयारी के साथ हमें दस्तावेजीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और दस्तावेजीकरण के साथ आपकी बहुत स्पष्ट समझ और स्पष्ट मांग और स्पष्ट मुद्दों के साथ अधिकारियों के साथ बात करना चाहिए। हर वक्त अधिकारियों को दोष देने से नहीं होगा, निश्चित तौर पर उनकी अपनी मजबूरी है, दबाव है, तमाम तरीके की स्थितियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम हमें उसी सिस्टम से लेना है, तो हमें भी अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। प्रयास करें, और सही भी है कि अधिकांश लोग ऐसा करते हैं कि जब आप सरकारी अधिकारी से मुलाकात करते हैं तो अपने साथ लिखित आवेदन लेकर जाएं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो इस बात के लिए लिखित रिसिप्ट ले लें कि सरकारी कार्यालय या सरकारी कार्यालय के क्लर्क द्वारा आपके आवेदन को प्राप्त कर लिया गया। और अक्सर जो कुछ उपयोगी साबित होता है वह यह है कि नोट्स लेने के बाद चर्चा के सारांश को तैयार किया जाता है और आप वास्तव में उसके आधार पर फॉलोअप करते हैं। आपके द्वारा आवेदन को प्रस्तुत कर लेने के बाद बैठक यहीं समाप्त नहीं हो जाती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया है, उन्हें एकत्रित करना उपयोगी होता है और बाद में आप उस संदर्भ में फॉलोअप पत्र भेज सकते हैं जिसको रिकॉर्ड में रखा जाता है। पूर्ण जानकारी रखना, नेटवर्क से जुड़े रहना और संप्रेषण की स्पष्टता, ये कुछ महत्वपूर्ण कौशल और व्यवहार हैं जिन्हें समुदाय के लीडर्स और कार्यकर्ताओं द्वारा विकसित किया जा सकता है, जिससे वे वनवासी समुदायों के हितों की प्रभावी रूप से संरक्षा कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। किसी अन्य कौशल की तरह आप समय और अभ्यास के साथ और भी आगे बढ़ते जाएंगे। इसे देखने के लिए आपका धन्यवाद।